नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटी साइंस पेपर 2 की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बहुत टाइम कम बचा है, 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। तो इसलिए मैं बेटा आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं बेटा, आप नोट्स ले सकते हैं। दीज आर द पेड नोट्स जो बहुत ही कम अमाउंट में आप ले सकते हैं। 9953899262 इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको बेटा नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बेटा इन नोट्स को पढ़ लीजिए, प्लस जो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज करा रही हूँ इन्हें देख लीजिए, आपका एग्जाम बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ बेटा, अब तक जो सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं हम सभी को करेंगे, और जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन हैं उनसे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है बेटा, ये बेसिकली 15 दिसंबर का पेपर है, जो सबसे लेटेस्ट पेपर है जो 2024 में हुआ था। ठीक है। तो बेटा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी मिल गया तो आप बेटा वहाँ पे एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगने पर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ गर्ल मेक्स अ होल नियर द बॉटम ऑफ ए प्लास्टिक बॉटल। तो बेटा मैम ले लेती हूँ कि ये मेरी एक क्या है, प्लास्टिक बॉटल। दिस इज माई प्लास्टिक बॉटल, राइट। अब इस प्लास्टिक होल बॉटल में बेटा इस गर्ल ने क्या करा, एक होल बना दिया। लेट से मैं इसने क्या करा बेटा, यहाँ पे इसने होल बना दिया, ये छेद हो गया। अब क्या करा इसने, इस गर्ल ने क्या करा, शी पुट्स हर थम ओवर द होल। अब उसने बेटा यहाँ पे अपना अंगूठा लगा दिया। ठीक है, दिस इज द थम, उसने यहाँ पे थम लगा दिया टू कवर इट, उसे कवर करने के लिए। फिल्स द बॉटल विद वाटर अप टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी। और बेटा इस बॉटल को, जो इसकी हाफ कैपेसिटी है, वहां तक इसको पानी से भर दिया। शी देन क्लोजेस द कैप ऑफ द बॉटल टाइटली। अब इसने क्या करा बेटा, इसकी जो बॉटल की जो कैप थी उसे टाइटली इस तरीके से बेटा लगा दिया, राइट। इस तरीके से उसने कैप को लगा दिया। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, जब इसने इस तरीके से करा तो अब आपको एक बात क्या समझनी है, यहाँ पे एक ये समझनी है बेटा, यहाँ पे क्या है, नीचे वाटर है, यहाँ पे क्या है बेटा, एयर। यहाँ पे क्या है, एयर। ठीक है, दिस इज योर एयर। तो एक तो एयर प्रेशर बेटा यहाँ पर है, राइट, पानी के ऊपर। अब मान लो, अब इन्होंने कहा है बेटा, अगर जब ये थंब हटा देगी यहाँ से तो ये पानी बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप मुझे खुद सोच के बताइए बेटा, दिस इज द वाटर। बेटा एक एयर प्रेशर तो यहाँ से लग रहा है, ठीक है, और एक एयर प्रेशर की इसके जो आसपास की जो सराउंडिंग है, एक एयर प्रेशर वहां से लग रहा है। तो मुझे ये बताइए बेटा, कौन से वाला एयर प्रेशर ज्यादा होगा, जो बाहर का एयर प्रेशर होगा या अंदर का एयर प्रेशर होगा, कौन सा एयर प्रेशर ज्यादा होगा। सीधी सी बात है बेटा, बाहर का जो एयर प्रेशर है वो ज्यादा होगा। और आपको पता है बेटा, हमेशा जो पानी का फ्लो होता है या एयर का फ्लो होता है वो कैसे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। कैसे जाता है बेटा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो मूव करता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जब बेटा हमारा ऑलरेडी बाहर का प्रेशर हाई है और अंदर का प्रेशर लो है, तो पानी बेटा इस तरफ मूव करेगा या बाहर की तरफ मूव करेगा। सीधी सी बात है बेटा, ये बाहर, यहाँ बाहर से इतना प्रेशर लगेगा कि ये जो पानी है ये बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो आंसर क्या होगा, द वाटर विल नॉट स्प्रेड आउट ऑफ द होल, क्योंकि बेटा प्रेशर जो होगा बॉटल के अंदर वो बाहर के प्रेशर से कैसा होगा, कम। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोला है। तो इन्होंने बोला है, बेकेलाइट इज अ डैश एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग डैश। ऑन द अदर हैंड पीवीसी इज अ डैश विच इज यूज फॉर मेकिंग डैश। तो बेटा हमारे पास देखिए दो तरह की प्लास्टिक होती है, एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक होती है थर्मोप्लास्टिक। तो दोनों में फर्क क्या होता है, जैसे कि बेटा आपको नाम से पता चल रहा है, सेटिंग। सेटिंग का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी प्लास्टिक जहाँ पे क्या होता है कि आप अगर उसे एक बार मेल्ट करके कोई एक आकार दे दें, तो अगर आप उसे दोबारा मेल्ट करना चाहेंगे तो वो आपका बेटा नहीं हो पाएगा मेल्ट, यानी कि टूट जाएगा।
ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है, यदि आप उसे बेटा मेल्ट करके उसे पिघला के एक नया आकार देना चाहेंगे तो वो नहीं होने की, वो चीज़ें टूट जाएंगी। और थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसमें क्या होता है, आप उन्हें मेल्ट करके दूसरा आकार दे सकते हो। जैसे कि प्लास्टिक की बाल्टी आपने देखा होगा, यदि आप मेल्ट करोगे तो उसका एक नया फॉर्मेशन हो जाता है। ये थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। और थर्मोसेटिंग कौन सी होती है, जिसको एक बार आकार दे दी, शेप दे दी, तो उसके बाद बेटा वो मेल्ट नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। तो ये प्लास्टिक्स में डिफरेंस है। तो बेटा क्या है देखिए, कि जो बैकेलाइट है, बैकेलाइट बेटा हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज होता है। आपने देखा होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल स्विचेस के जो बोर्ड्स होते हैं, आप इन्हें कभी मेल्ट नहीं कर पाते, ये फाइनली टूट जाते हैं। तो ये कैसी सेटिंग्स के बने होते हैं बेटा, कैसी प्लास्टिक के बने होते हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। और इसका यूज किस में किया जाता है, बैकेलाइट का बेटा इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज किया जाता है। जबकि जो हमारी बेटा पीवीसी पॉलिथीन वगैरह आपने देखा होगा, ये किसकी बनी हुई होती है, ये हमारी थर्मोप्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। और ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, कंटेनर्स, प्लास्टिक्स वगैरह को यूज करने में ये हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका सही आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑक्साइड ऑफ ए सब्सटेंस एक्स एक्स रिएक्ट विद वाटर। ये बोलते हैं कि हमारा कोई सब्सटेंस है एक्स, एक्स क्या है, मेरा कोई सब्सटेंस है एक्स, और जब बेटा एन ऑक्साइड ऑफ ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद वाटर, जब मेरा ये एक्स ऑक्साइड बनता है ना, जब ये मेरा पानी के साथ रिएक्ट करता है तो आपको बेटा एक्स हाइड्रोक्साइड बनेगा, सीधी सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा। एक्स हाइड्रोक्साइड बनेगा। जब मेरा एक्स ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, एक्स हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये जो एक्स हाइड्रोक्साइड है इसका नाम क्या है, वाई, सब्सटेंस वाई। जब ये वाई हमारा रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, जब मेरा वाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है, जेड बना रहा है। तो ऐसा देखा गया है कि Y टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, कि Y क्या करता है बेटा, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है। अब ये तो बेटा आप सभी को मैंने बता रखा है कि जब कोई भी हमारा पीएच पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है तो सब्सटेंस हमारा कैसा होता है, एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक। यहाँ तक समझ में आया। रेड, रेड क्या होता है, खतरा। तो वाई कैसा रहा होगा बेटा, मेरा एसिडिक सब्सटेंस रहा होगा। क्या ऐसा कुछ आ रहा है, बिल्कुल। तो मुझे बेटा 3 जगह देखने को मिल रहा है, वाई इज एसिडिक, वाई इज एसिडिक एंड वाई इज एक्सिडिक। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रखा है इन्होंने, कि एक्स को जब मैंने रिएक्ट करा है पानी के साथ, जब मेरा एक्स के साथ पानी के साथ रिएक्ट हुआ तो जो सब्सटेंस मिला मुझे एसिडिक मिला। तो मुझे ये बताइए बेटा, किस चीज के सब्सटेंस जो होते हैं पानी के साथ रिएक्ट करने पे हमें एसिडिक देते हैं। तो बेटा मैंने आपको एक बात बता रखी है, देखिए मैं दो तरह की चीजें होती हैं, मेटल्स और एक होते हैं नॉन मेटल्स। तो बेटा जो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक। और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक। इसे याद रखिएगा, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक। तो बेटा जब ये एक्स सब्सटेंस जो है, जो भी रहा होगा, उसने जब पानी के साथ रिएक्ट करा तो एक एसिडिक सब्सटेंस दिया। और एसिडिक सब्सटेंस हमें कौन देता है, अभी हमने पढ़ा, नॉन मेटल। कौन देता है, नॉन मेटल। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है या ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। अब आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। इन्होंने बोला कि ये जो वाई सब्सटेंस है, यानी कि जब ये एसिडिक सब्सटेंस है, जब इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो बेटा क्या बना, जेड फॉर्मेशन हुई, जेड की फॉर्मेशन हुई, जेड बना। तो बेटा जब कोई भी एसिडिक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो जेड होगा, जो नया चीज बनती है, वो भी कैसी बनती है, एसिडिक बनती है। सो जेड इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। देखिए इसी तरीके से हमें सभी क्वेश्चंस को करना है और समझना है। Which of the following is likely to happen when chlorine gas is added to the solution of sodium bromide? तो बेटा क्या होता है कि जब आप सोडियम ब्रोमाइड को बेटा ऐड करते हैं, ठीक है, तो होगा क्या। अब आपको इसके लिए क्या जरूरी है, समझिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि रिएक्शंस होती क्या है ना।
तो आपको बेटा इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए कि कौन सा आपका जो सब्सटेंस है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, कौन सा नीचे आता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्लोरीन बेटा ज्यादा रिएक्टिव होता है ब्रोमीन से। आपको पता होगा कि जो क्लोरीन होता है इट इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। ठीक है, तो आपको पता है बेटा जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है वो वीक एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। तो सीधी सी बात है बेटा, जब क्लोरीन हमारा सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या करेगा, क्लोरीन क्या है, बहुत स्ट्रांग है, इसकी पावर बहुत स्ट्रांग है। तो ये कहेगा सोडियम से जा, अपनी जगह से हट जा, और क्या करेगा बेटा, अपना एक नया सब्सटेंस बनाएगा। ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन से ज्यादा होता है बेटा, इसलिए अपना एक नया सब्सटेंस बनाएगा, है ना। तो क्या बनेगा बेटा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। इन दोनों का एक साथ मिलके बनेगा सोडियम क्लोराइड। तो क्या होगा बेटा, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मदद से क्या होगा बेटा, आपका सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जोन्स ऑफ ए कैंडल इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेटा कैंडल्स के जोन के बारे में कहा गया सही नहीं है। तो फॉर दिस वी शुड अवेयर कि हमारे पास बेटा कौन कौन से जोन होते हैं। देखिए, जो कैंडल बर्न होती है बेटा वो 3 जोन्स में डिवाइड होती है। बर्निंग कैंडल हमारे कितने में, 3 जोन्स के अंदर हमारी डिवाइड होती है। और जो हर एक जोन होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है बेटा इनर मोस्ट पार्ट। इनर मोस्ट जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है बेटा, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और वहां पे क्या होते हैं याद रखेंगे, अनबर्nt वैक्स पेपर। क्या होते हैं, अनबर्nt वैक्स वेपर। ठीक है, जो सबसे अंदर का पार्ट होगा, जैसे 1 2 3, 3 जोन है, तो जो सबसे अंदर का पार्ट है बेटा इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज द इनर मोस्ट। ये ब्लैक कलर का होता है। इसमें क्या होता है बेटा, अनबर्nt वैक्स वेपर होते हैं। और ये सबसे कम गर्म होता है। क्या होता है, लीस्ट हॉट रीजन, सबसे कम गर्म होता है, याद रखेंगे। उसके बाद आता है बेटा हमारा मिडल जोन। कौन सा आता है, मिडल जोन, राइट। मिडल जोन इज दिस वन। तो मिडल जोन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेटा, इसकी जो फ्लेम होती है वो येलो कलर की होती है, जो हमारे को बेटा विजिबल होती है, ब्राइट होती है। ठीक है, ल्यूमिनस होती है यानी कि चमकदार होती है। ठीक है, यहाँ पे जो वैक्स वेपर थे बेटा इनर मोस्ट में, वैक्स वेपर अनबर्न थे। यहाँ पे वैक्स वेपर क्या होते हैं बेटा, पार्शियली बर्न्ट होते हैं। कैसे होते हैं, पार्शियली बर्न्ट, यानी कि थोड़े से बर्न्ट होते हैं वैक्स वेपर्स, राइट। और क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा, इसमें जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्मोक के लिए और सूत के लिए। और जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है बेटा, यहाँ का मॉडरेट। ठीक है, कैसा होता है, मॉडरेट। ये यहाँ पे क्या आता है, लीस्ट होता है। मिडल में कैसा होता है, मॉडरेट। फिर सबसे आउटर का जो पार्ट आता है बेटा, आउटर पार्ट सबसे भारी जो पार्ट होता है। ठीक है, इसमें जो कलर होता है बेटा कैसा होता है, ब्लू, है ना। और यहाँ पे बेटा कंप्लीट कंबशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट कंबशन, याद रखेंगे। कैसा होता है, पूरा का पूरा कंबशन हो जाता है। और ये कैसा होता है बेटा, हॉटेस्ट पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द रीजन। और इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। बेटा ये हमारे को दिखाई नहीं देता, नॉन ल्यूमिनस पार्ट, यानी कि चमकदार नहीं होता। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज नॉट ट्रू, कि कौन सी बात सही नहीं है। ये कहते हैं नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। ये कहते हैं जिस जोन में कंप्लीट कंबशन होता है वो नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है। तो बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा बेटा, जहाँ कंप्लीट कंबशन होता है वो कैसा होता है, नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है।
नेक्स्ट जो लगा टेम्परेचर ऑफ मिडल जोन एंड नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज सेम। ये गलत बात है बेटा, हमने पढ़ा कि जो इनर मोस्ट होता है वो सबसे कम गर्म होता है, मिडल जोन मॉडरेट होता है और जो आउटर पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत होगा। नेक्स्ट का है येलो पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द रीजन ऑफ पार्शियल कंबशन। तो ये कहते हैं कि जहाँ पे येलो फ्लेम निकलती है वहां पे कैसा होता है, पार्शियल कंबशन। बिल्कुल सही बात है, हमने क्या पढ़ा था बेटा, पार्शियल बर्न्ट वैक्स वेपर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इनर मोस्ट जोन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग एंड कंप्राइजेज अनबर्न्ट वैक्स वेपर। बिल्कुल सही बात है, इनर मोस्ट पार्ट में क्या होता है बेटा, अनबर्न्ट वैक्स वेपर होते हैं और वहां पे आपका क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पे बेटा बर्निंग भी नहीं हो पाती। सो 65 का बेटा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following medium is present between the inner and outer layer of the thermoflask and why। आपने बेटा थर्मोफ्लास्क देखे हैं? तो थर्मोफ्लास्क में देखिए क्या होता है, दो लेयर्स होती है। ये एक तो इनर लेयर हो गई थर्मोफ्लास्क की, एक आउटर लेयर हो गई, है ना। ये एक इनर लेयर हो गई, एक आउटर लेयर हो गई। तो ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच में, इनर लेयर और आउटर लेयर के बीच में बेटा ऐसा कौन सा मीडियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके बीच में बेटा क्या मीडियम प्रेजेंट होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि जो थर्मोफ्लास्क होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, हमारी जो हीट है उसे बाहर नहीं जाने देते, हीट को बाहर नहीं जाने देते। ठीक है, आपने बेटा एक नाम सुना होगा, थर्मोफ्लास्क को हम वैक्यूम फ्लास्क भी बोलते हैं। थर्मोफ्लास्क को हम वैक्यूम फ्लास्क भी बोलते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम इसे वैक्यूम फ्लास्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा हम इसे वैक्यूम फ्लास्क इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जो इनर पार्ट है और जो आउटर पार्ट है इसके बीच में बेटा वैक्यूम प्रेजेंट होता है, खाली जगह प्रेजेंट होती है, ना कि कोई एयर ना कोई स्टील, कुछ नहीं होता, वैक्यूम होता है। और जब बेटा वैक्यूम होगा, कोई मीडियम ही नहीं होगा, तो यहाँ पे जो हीट है वो किसी भी माध्यम से, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, किसी भी माध्यम से बेटा आपकी जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाएगी। जब सोर्स ही नहीं होगा तो हीट कैसे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूम, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, कंडक्शन या कन्वेंशन की मदद से आपका हीट लॉस नहीं हो पाता। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बूजो वांट्स टू सेट अप अ सर्किट फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो बूजो क्या चाहता है बेटा, एक सर्किट बनाना चाहता है, किसके लिए, कॉपर के प्योरिफिकेशन के लिए। Which of the following electrodes and solution he should opt for। तो उसे बेटा कौन सा सॉल्यूशन, मतलब उसे कौन सा इलेक्ट्रोड्स, एक तो पहले बताना इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज करने। इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड एंड एनोड। ठीक है, दो चीजें उसे कौन सी यूज करनी है और कौन सा सोल्यूशन यूज करना है। तो पहली बात बेटा देखिए क्या होता है, जब हम प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर की बात करूंगी तो लेट से आपको देखो क्या क्या चीजें चाहिए जब हम प्योरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एक तो बेटा हमारे को एक कैथोड, एक तो हमें चाहिए एनोड, एक हमें चाहिए कैथोड। ठीक है, और एक हमें चाहिए सॉल्यूशन यहाँ पे, जिसके अंदर क्या होगा बेटा, हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब बात है कि हम एनोड पे क्या लेंगे और कैथोड पे क्या लेंगे। तो बेटा हम जो एनोड पे होती है, एनोड पे हमेशा हम लेते हैं इम्प्योर कॉपर। एनोड, ये क्या है मेरा एनोड, एनोड पे क्या लेते हैं बेटा, इम्प्योर कॉपर। क्या लेते हैं, इम्प्योर कॉपर। ठीक, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड और लगाएंगे जिसे हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, दिस इज कैथोड। ठीक है, और बेटा इसमें सॉल्यूशन कौन सा लेते हैं हम, कॉपर सल्फेट का। किसका लेते हैं, कॉपर सल्फेट। तो क्या होता है बेटा, जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो क्या होता है, इस जो इम्प्योर कॉपर होता है, जो अशुद्ध कॉपर होता है बेटा, यहाँ से डिपॉजिट, यहाँ से मतलब यहाँ से छुटना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है इम्प्योर कॉपर। ठीक है, अब इस बेटा कॉपर सल्फेट सल्फेट के सॉल्यूशन में जाता है। अब जाने के बाद इसमें से क्या होता है बेटा, जो इसके अंदर मड होती है वो अलग हो जाती है और जो इसका प्योर कॉपर होता है वो अलग हो जाता है। मड, जो इसके अंदर गंदगी होती है वो अलग हो जाता है, प्योर कॉपर अलग हो जाता है। इसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ये जो प्योर कॉपर है बेटा ये कैथोड पे चला जाता है और जो मड है बेटा वो नीचे आपकी इकट्ठा हो जाती है, जो डिसॉल्व होने वाली होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और जो डिसॉल्व नहीं होती वो बेटा नीचे मड आपका इकट्ठा हो जाता है।
इस तरीके से क्या होता है बेटा, कॉपर का प्योरिफिकेशन होता है। एनोड पे इम्प्योर कॉपर लिया जाता है, कैथोड पे क्या लिया जाता है, प्योर कॉपर। और सॉल्यूशन किसका लिया जाता है बेटा, कॉपर सल्फेट का। किसका, कॉपर सल्फेट का। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स टू मीडिया एक्स एंड वाई हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। हमारे पास क्या है बेटा, दो लाइट रेज हैं। ठीक है, एक लाइट की रे है जो अलग अलग मीडियम में जा रही है, और दोनों मीडियम की डेंसिटीज क्या हैं, अलग अलग हैं। तो हमें बेटा कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे चीज़ों को पहचानना है। तो मैं बेटा एक चीज़ बताती हूँ आपको। देखिए हमेशा याद रखिएगा बेटा कि आपकी जब हमारी लाइट रेज जब हमारी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो किस चीज में चेंज आता है और किस में नहीं आता। जब एक मीडियम से बेटा दूसरे मीडियम में जाती है, तो आपकी जो स्पीड है और जो वेवलेंथ है बेटा, ये चेंज होती है। स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये बात हमेशा याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। जब भी लाइट रेज बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो आपकी बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, हमेशा स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है। अब आप कहेंगे मैम फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होती। फ्रीक्वेंसी इसलिए चेंज नहीं होती क्योंकि बेटा फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे, कि हमारा जो लाइट का सोर्स है वो क्या है। अगर सोर्स चेंज हो रहा है तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर लाइट का सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी मेरी सेम रहेगी। चेंज क्या होती है, स्पीड और वेवलेंथ। क्या चेंज होगी बेटा, स्पीड और वेवलेंथ। अब हम बात करते हैं आपके के फॉर्मूले की। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी तो मेरी सेम है, तो इसका मतलब यह है कि लाइट बढ़ेगी तो लैम्डा की वैल्यू भी बढ़ेगी, लाइट की स्पीड घटेगी तो लैम्डा की भी घटेगी। तो ए में क्या आएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी मेरी कहीं पे भी चेंज नहीं होनी, यानी कि ए भी नो चेंज और डी भी नो चेंज। तो देखते हैं ए और डी नो चेंज कहाँ पर है। तो एक ए नो चेंज, डी नो चेंज, ए नो चेंज, डी नो चेंज। अब देखते हैं, अगर बेटा मेरा लाइट बढ़ रही है, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ रही है, तो वेवलेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। अभी मैंने बताया डायरेक्ट रिलेशन है बेटा स्पीड का और वेवलेंथ का, सी इज इक्वल टू, यानी कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी कि मेरा अगर स्पीड बढ़ रही है लाइट की, तो वेवलेंथ भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और अगर मेरी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, डिक्रीज। सो ऑप्शन नंबर विल बी 3। आई होप यू आर गेटिंग द आंसर्स, कि हम किस तरीके से बेटा सॉर्ट आउट कर रहे हैं हमारे आंसर्स को, और आपको कंसेप्ट भी समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच डेड वेजिटेशन इज कन्वर्टेड टू फॉसिल फ्यूल्स। वो प्रोसेस जिसमें जो डेड वेजिटेशन होती है बेटा फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, डैश एट डैश प्रेशर एंड डैश टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो बेटा इसमें क्या होता है आपके बेटा, जो हमारे वो प्रोसेस जिसमें जो हमारी डेड वेजिटेशन होती है बेटा, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मुझे बताओ। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। तो आपका बेटा इसमें आंसर होगा कोल। द प्रोसेस जिससे डेड वेजिटेशन बेटा कन्वर्ट होती है फॉसिल फ्यूल में। फॉसिल फ्यूल कौन सा, कोल। कितने में बेटा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनाइजेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, कार्बोनाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सैंपल ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद वाटर टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। ये कहते हैं एक सॉइल है जिसको जब पानी के साथ मिक्स करा तो उसका जो पीएच का जो वाटर था बेटा वो कैसा हो गया, येलोइश ऑरेंज हो गया, येलो ऑरेंज कलर का हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउ चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर टू ब्लूइश। कि इनमें से कौन सा जो है बेटा वो ब्लूइश के में चेंज हो जाएगा। अब आपको पता है बेटा ब्लू कलर कब आता है हमारे पास, जब हमारे पास क्या हो, बेस हो। ब्लू कलर के लिए हमें क्या चाहिए, बी, अगर हमें पीएच पेपर ब्लू चाहिए तो हमें बेस चाहिए। अब आपको बेटा है पता है जूस क्या है, एसिडिक है, तो ये भी नहीं होगा। विनेगर भी एसिडिक है तो ये भी नहीं होगा। और कॉमन साल्ट कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल, तो ये नहीं होगा।
तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या बचा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा होता है बेटा, बेस होता है। सो हम क्या चूज करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम चूज करेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज फॉर मेकिंग फ्यूज वायर। अगर आपको बेटा फ्यूज वायर बनाना है तो आप इनमें से किस चीज का यूज करेंगे। देखिए फ्यूज वायर क्या है, फ्यूज वायर बेटा हमारे एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसका घर के अंदर यूज किया जाता है। अब ये सेफ्टी डिवाइस कैसे होता है, देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा इस तरीके के फ्यूजेस बनाए घर में लगाए जाते थे पहले, अभी भी लगाए जाते हैं, और यहाँ पे एक वायर होती है इस तरीके से। तो ये जो वायर है ये क्या करती है बेटा, इसका काम क्या होता है कि जो वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज हमें चाहिए, हमारी उतनी वोल्टेज ही हमारे घर को सप्लाई करती रहती है। अगर हमें जितनी वोल्टेज की हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी वोल्टेज ही हमारे घर को देती रहती है। अगर मान लीजिए पीछे से वोल्टेज आ गई ज्यादा, अगर पीछे से वोल्टेज आ गई ज्यादा तो क्या होगा, ये जो वायर है बेटा ये टूट जाएगी। ये वायर जब टूट जाएगी तो जो हाई वोल्टेज है वो हमारे घर तक नहीं जा पाएगी, और हमारे जो डिवाइसेस हैं वो बच जाएंगे, वो सेफ हो जाएंगे। तो अब हमारे से पूछा गया है कि ये जो फ्यूज वायर है इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए बेटा, ये जितनी पतली होगी उतनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी, ये तो सबसे लॉजिकल है। क्योंकि मोटी होगी तो उसे मेल्ट होने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहली बात है थिकनेस कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। चलो जी हमने थिन चूज कर लिया। अब मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए या हाई। अगर बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ज़्यादा वोल्टेज आने पे ये जल्दी से मेल्ट नहीं होगी। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो। तो बेटा यहीं से हमें आंसर मिल गया कि हमारा हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, थिकनेस थिन होनी चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन्होंने बेटा अरेंजमेंट फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो बेटा हमारी नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन कैसे होता है उसका हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो बेटा इसका सीधा सीधा से करेक्ट सीक्वेंस देखिए मैं आपको वो बताती हूँ। तो इसका देखिए बेटा करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि फिक्सेशन होती है नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर से किसी बैक्टीरिया या ब्लू एल्गी की मदद से। ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वो क्या करते हैं बेटा, नाइट्रोजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से। उसके बाद क्या होता है बेटा, अपटेक ऑफ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। अब ये जब ये बैक्टीरिया से ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं बेटा, ये जब मर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपके जो प्लांट्स होते हैं अपने रूट सिस्टम की मदद से इसको नाइट्रोजन को लेते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, प्लांट्स प्रोटीन बनाते हैं, अदर कंपाउंड्स बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट जो होता है डेड प्लांट से और एनिमल से, वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड में चेंज हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73, जिसमें कहा गया है द फॉलोइंग इज द वेदर चार्ट फॉर ऑफ अ सिटी फॉर डिफरेंट मंथ्स। मतलब एक ही सिटी का चार्ट दिया गया है लेकिन महीने अलग अलग हैं, और हमें बताना है कि सबसे ज्यादा इवापोरेशन बेटा किस मंथ में होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा इवापोरेशन मेथड होता क्या है। इवापोरेशन मेथड होता है जिसके अंदर बेटा हमारा पानी जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है बेटा, वाटर हमारा किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। उसे हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। तो ये जो वाटर से वेपर का जो कन्वर्जन होता है वो कब होता है, जब यहाँ पे क्या सप्लाई की जाती है बेटा, हीट। यानी कि जब टेम्परेचर हाई होगा, क्या होगा बेटा, जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा बेटा, आपका इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए बेटा, यहाँ पे डिफरेंट मंथ्स दिए गए हैं A B C, इन सभी में बेटा टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका हाई है, बी मंथ का हाई है। कौन से मंथ का हाई है, बी मंथ का। बेटा जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, इवापोरेशन होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर इज करेक्ट। बेसिकली बेटा हमारे क्या होते हैं, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स के अंदर। फ्लावर्स के अंदर क्या होता है बेटा, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है एसेक्सुअल, ठीक है, और एक होता है सेक्सुअल। राइट।
तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब हमारा आपके बेटा जो हमारा एंथर से स्टिग्मा में जो जाता है, ठीक है, एंथर क्या होता है, मेल पार्ट। जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जब मेल पार्ट से जो पॉलन ग्रेन्स है बेटा फीमेल पार्ट में जाते हैं, फीमेल पार्ट, मेल पार्ट क्या होता है बेटा एंथर, और फीमेल पार्ट में क्या आता है आपका स्टिग्मा, ठीक है। मेल पार्ट क्या होता है एंथर, फीमेल पार्ट में क्या आता है स्टिग्मा। तो जब बेटा पॉलन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन हम बोलते हैं। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा मेथड ऑफ सीक्वेंस सही है। तो सबसे पहले कहते हैं सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखिए बेटा जो सीडलिंग्स होती है ना, वो सबसे लास्ट का प्रक्रिया होती है, सबसे लास्ट में बनती है, क्योंकि यही जो सीड्स होते हैं ना बेटा, आपके बाद में जाके फ्रूट्स में आपके कन्वर्ट होते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट्स वगैरह में आपके ये कन्वर्ट होती है सीडलिंग। सीडलिंग सबसे लास्ट में आती है। सबसे पहले बेटा प्रोसेस हमारा क्या होता है, पॉलिनेशन। सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन। फिर उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होता है, एम्ब्रियो। इस तरीके से बेटा हमारा चलता है प्रोसेस, ठीक है। तो इन्होंने देखिए क्या क्या चीजें क्या रखी हैं। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि आपका सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन। ये बात तो सही है कि बेटा पॉलिनेशन की बात होता है, लेकिन क्या बोलते हैं, डेवलप बिफोर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, एम्ब्रियो इज फॉर्म आफ्टर बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखिए बेटा जो एम्ब्रियो है वो पॉलिनेशन से पहले होता है, नहीं, सबसे पहला जो प्रक्रिया होती है बेटा वो क्या होती है, वो होती है पॉलिनेशन। हमेशा याद रखेंगे, पॉलिनेशन हमारी जो होती है सबसे पहली प्रक्रिया होती है। उसके बाद हमारा क्या आता है, फर्टिलाइजेशन आता है, और उसके बाद हमारा क्या आता है बेटा, डेवलपमेंट का एम्ब्रियो होता है विद इन द सीड, और फिर उसके बाद क्या होती है, सीड्स का जर्मिनेशन होता है टू फॉर्म अ सीडलिंग। बच्चों को जो कंफ्यूजन है, मैं एक बार यहाँ पे बेटा लिख के बता देती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, और ये बेटा किसी भी तरीके से हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं लिख के बताती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन। सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारा बेटा पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स जाते हैं बेटा मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में, उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। उसके बाद आता है बेटा क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या आता है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब ट्रांसफर तो हो गया पॉलन ग्रेन्स का, अब क्या होगा बेटा, फ्यूजन होगा किसका, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का। क्या होगा, फ्यूजन होगा बेटा मेल गैमिट का और फीमेल गैमिट का, ठीक है। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का क्या होगा बेटा, फ्यूजन होगा। फीमेल गैमिट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। उसके बाद क्या होगा, जब दोनों का बेटा फ्यूजन हो जाता है, तो हमारा क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट, क्या है ना। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो जाइगोट होता है ये किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में। किस में कन्वर्ट होता है बेटा, ये एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो के अंदर क्या होते हैं बेटा, ओव्यूल्स होते हैं। एम्ब्रियो के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। और क्या होते हैं बेटा, यही ओव्यूल्स क्या बनते हैं आपके बाद में जाके, सीड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, सीड्स। तो पहले क्या होता है, पॉलिनेशन। फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फिर आपका जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है बेटा। फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, यानी कि वो डिवाइड करते हैं। एम्ब्रियो के अंदर हमारे क्या होते हैं बेटा, ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर हमारे क्या होता है, सीड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और सीडलिंग क्या होता है बेटा, सीडलिंग वो प्रोसेस होता है जब ये जो हमारे सीड्स होते हैं ये क्या होता है, जर्मिनेट होते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन विच इज आफ्टर द एम्ब्रियो हैज डेवलप्ड। जब हमारा बेटा एम्ब्रियो डेवलप्ड हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, सीडलिंग का प्रोसेस आता है। क्या आता है, सीडलिंग्स, सीडलिंग्स, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है बेटा, बेसिकली दिस इज सीडलिंग। सीडलिंग सबसे लास्ट प्रोसेस होता है। तो ये कहते हैं एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बिफोर पॉलिनेशन, तो बेटा ये भी गलत है। सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद तो होता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, सीडलिंग्स का फॉर्मेशन होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट है एम्ब्रियो इज फॉर्म आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग। देखिए ये बात सही है कि पॉलिनेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एंड ये कहते हैं सीडलिंग के बाद हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ये बात गलत है। आफ्टर पॉलिनेशन तो ठीक है, लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग गलत है, क्योंकि सीडलिंग हमारा बेटा सबसे लास्ट की प्रक्रिया होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है। पहले ये समझिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है। बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स। क्या होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स। अब बेटा डक्टलेस का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये किसी पाइप के माध्यम से आपके हॉर्मोन्स को ट्रांसफर नहीं करती। ये क्या करती हैं बेटा, जो भी हॉर्मोन्स होते हैं सीधा हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर करती हैं, किसी पाइप के माध्यम से नहीं करती, बल्कि क्या होते हैं सीधा हमारे ब्लड के अंदर हॉर्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं, है ना। तो दिस इज द डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखते हैं क्या बोला गया, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। ये कहते हैं कि पैनक्रियास एंड एड्रिनल आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये बात बिल्कुल सही है बेटा, पैनक्रियास और एड्रिनल्स जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। इन्होंने पूछा है कौन सी बात सही नहीं है। ये कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं वो डक्ट्स के माध्यम से करती हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है बेटा। मैंने अभी क्या बताया कि जो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो सीधा हमारे ब्लड के अंदर हार्मोन सीक्रेट करती हैं, और जो डक्ट के माध्यम से करती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द ब्रेन। ये बेटा आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये हमारी ब्रेन से अटैच होती है। ये कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन। ये बात भी सही है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। ये बोलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, डिफोरेस्टेशन कैन लीड टू फ्लड। सीधी सी बात है बेटा, अगर आपके पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो आने वाला पानी रुकेगा कैसे। अगर आपके पहाड़ों में मान लीजिए पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो जो तूफान आएगा वो रुकेगा कैसे। तो ये बात तो सही है कि बेटा डिफोरेस्टेशन होगा तो सीधी सी बात है फ्लड्स नहीं रुक पाएगा। इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इज रिड्यूस ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर जो आपके बेटा क्या बोलते हैं, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, मान लीजिए यहाँ पे अगर पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे क्या है पेड़ पौधे हैं, तो जो यहाँ से बेटा पानी आ रहा है वो ज़्यादा फ़िल्टर होके क्या बोलते हैं रुक के आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पेड़-पौधे ही नहीं होंगे तो इन जो फ़िल्ट्रेशन है वो कैसा हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, फ़िल्ट्रेशन रहेगा ही नहीं। तो क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट रीज़न ऑफ ए। दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, अ टीचर गिव्स द फॉलोइंग मटेरियल टू टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट। टीचर क्या करता है, दो ग्रुप बनाया स्टूडेंट्स का और उन्होंने दो मटेरियल दिए। अब मटेरियल के बेसिस पे हमें बताना है कि कौन सा ग्रुप हमारा क्या बना रहा है। तो पहले ग्रुप ए को बेटा क्या दिया गया, थ्री रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप्स। बेटा जैसे ही आपने थ्री रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप्स वर्ड पढ़ा तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि कुछ इस तरह की फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे हो रही होगी। रेक्टेंगल इस तरीके से बनता है ना बेटा, थ्री रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप्स कुछ इस तरीके से दिया होगा, है ना। तो इस तरीके से दिए होंगे, a circular pane glass plate, some piece of bangles and cardboard tube and disc। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है बेटा, वो किसकी दे रखी है बताइए, कैलिडियोस्कोप की। किसकी दे रखी है, कैलिडियोस्कोप की। यहाँ पे दो ऑप्शन है। नेक्स्ट है टू प्लेन मिरर एंड अ हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स। तो बेटा जहाँ दो प्लेन मिरर की बात की गई है वहां पे याद रखिएगा किसका मतलब क्या बना रहे हैं, ये पेरिस्कोप। और ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं बेटा, ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं। कुछ इस तरीके से हो दिखाई देता है हमारा पेरिस्कोप। देखिए इस तरीके से हमारा पेरिस्कोप होता है। तो एक 45 डिग्री पे यहाँ पे होता है और एक 45 डिग्री पे बेटा यहाँ हमारा मिरर लगा होता है। तो जब पर्सन यहाँ से देखता है ना, यहाँ से जब देखता है तो यहाँ की जो इमेज होती है बेटा पहले रिफ्लेक्ट होके यहाँ आती है और फिर यहाँ से जो पर्सन की आईज होती है वहां तक ये पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर 3, पहला क्या चीज है बेटा, कैलिडियोस्कोप, और दूसरा क्या है, पेरिस्कोप। कैलिडियोस्कोप किसके लिए यूज होता है बेटा, कैलिडियोस्कोप हमारा क्या होता है ना, जो हमारे ये आर्टिस्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि क्या होता है उसमें डिफरेंट कलर के बैंगल्स होते हैं और जब भी हम उसे रोटेट करते हैं ना तो हमें नया नया पैटर्न्स दिखता है। तो जो आर्टिस्ट होते हैं उनको वो पैटर्न्स दिखाई देते हैं और उन्हें आइडिया मिलता है
और याद रखिएगा बेटा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेसिस पर ये आपका वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? Okay, so next question is microorganism can be both useful and harmful to us. हमने बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ा है और हमने पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हेल्पफुल भी होते हैं और हमारे हार्मफुल भी होते हैं। Which of the following beneficial process is not carried out by the microorganism? तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं किया जाता? ये कहते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो आपका बेटा ऑर्गेनिक वेस्ट ब्रेकडाउन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो आपका ब्रेकडाउन हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं बेटा, वो डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और जो उनकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस हमारे इकोसिस्टम को देते हैं। तो ये तो नहीं होता। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, देखिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, जैसे कि राइजोबियम। ये क्या करते हैं बेटा, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उन्हें यूजेबल फॉर्म में देते हैं प्लांट्स को। इस वजह से बेटा क्या है, ये भी सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता। प्रिवेंशन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स इन होम्स, देखिए होम्स में जो हम फूड प्रिजर्व करते हैं ना बेटा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से नहीं करते। हम हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उनकी हेल्प से क्या करते हैं, आपके यूज करते हैं। जो बाहर आपका फूड प्रिजर्व होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जा सकता है, लेकिन जो हम घर में प्रिजर्व करते हैं फूड, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। मेडिसिन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, तो बिल्कुल सही बात है यार, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा वो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। और सबसे बेटा फेमस आपने नाम सुना होगा, दैट इज पेंसिलिन। पेंसिलिन आपका बेटा एंटीबायोटिक है जिसको बनाने के लिए यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपको समझ में आया। सॉइल फर्टिलिटी में जैसे आपका कौन सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, राइजोबियम यूज होता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन करने में कौन से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, दीज आर द थिंग्स। गाइज मैं एक बार आपको और रिमाइंडर डालना चाहूंगी, टाइम बहुत कम बचा है। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको अभी भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो बेटा दीज आर द पेड नोट्स हैं, ये मैं पहले बता देती हूँ, और बहुत ही कम अमाउंट में है। तो आप बेटा मुझे यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको क्या करना है बेटा, व्हाट्सएप करना है, ये जो पेड नोट्स हैं इन्हें लेना है, कंटेंट प्लस पेडोलॉजी, इसके अंदर आपको दोनों चीजें मिलेंगी। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, जो प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है इसको करना है। अगर आप इतना भी करके चले जाते हैं तो बेटा आपका जो एग्जाम है इजीली क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हमारी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज नहीं हो सकती। तो सबसे पहले ये कहते हैं, सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्योर, यदि हम बेटा फर्टिलाइजर को ऑर्गेनिक मैन्योर से रिप्लेस कर दें तो उससे हमारी फर्टिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बताइए मुझे। बढ़ेगी बेटा फर्टिलिटी। देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर भी हेल्प करते हैं और फर्टिलाइजर्स भी हेल्प करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप्स, तो हमने ये बेटा पढ़ा था कि यदि हमारे को क्या होता है, देखिए फील्ड में जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स लेती है हमारे ग्राउंड से। ठीक, अब मान लीजिए अगर मेरे ये ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स है, अब इन क्रॉप्स ने क्या करा कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वहां पे ले लिए। तो अगर मैं अब ये यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। ठीक है, अब अगर मुझे चाहिए कि आपके जो हम नेक्स्ट वहां पे क्रॉप्स लगा रहे हैं, तो अगर मैं इस लैंड को कुछ टाइम के लिए छोड़ दूं, तो जो न्यूट्रिएंट बेटा यहाँ पे लॉस्ट हो गए थे वो वापस आ जाएंगे। तो अगर मैं अनकल्टिवेटेड छोड़ दूँ इस लैंड को कुछ टाइम के लिए, तो न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएंगे, और न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएंगे तो अब हमारी जो नेक्स्ट ग्रोप है वो अच्छे से क्या कर सकती है बेटा, फर्टाइल मतलब सॉइल फर्टाइल हो जाती है और अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली एवरी सीजन, ये भी एक तरीका है बेटा
बेटा, यदि हम अलग देखिए हर एक क्रॉप्स की अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स है, तो अगर हम हर बार एक नई क्रॉप ग्रो करेंगे तो क्या होता है बेटा, कंपटीशन कम हो जाता है और सभी क्रॉप्स को उनके एज पर रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो ये भी इससे इंक्रीज होगी बेटा फर्टिलिटी सॉइल की। मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करने पर बेटा, अगर एक बात बताओ, अगर दो क्रॉप्स हैं, जब मैं सो कर रही हूँ यहाँ पे, तो जब अगर बेटा इनके अंदर डिस्टेंस कम होगा तो इनके बीच में न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा? तो सीधी सी बात है बेटा, कंपटीशन बढ़ेगा। तो इस मेथड से क्या है बेटा, हमारी जो फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज नहीं होती बल्कि क्या होती है, डिक्रीज ही होती है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर बेटा मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के लिए कौन सा हमारा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो बेटा वो होता है थायरॉक्सिन। याद रखिएगा बेटा, वो कौन सा प्रोसेस होता है, थायरॉक्सिन वो हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टीचर वाइल टीचिंग अ टॉपिक इन केमिस्ट्री, एक टीचर है तो वो केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा रही है, आइडेंटिफाइज द फॉलोइंग कंसेप्शन ऑफ लर्नर। अब उसने क्या करा बेटा, जो लर्नर्स थे उनके कंसेप्शंस को आइडेंटिफाई करा। तो ये पूछते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन, इनमें से कौन सी चीज हमारी ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन नहीं है? तो बेटा आपको इसके लिए पहले ये समझना होगा कि ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन होता क्या है। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन का मतलब समझिए, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन जैसे कि नाम पता चल रहा है, देखिए मैं किसी चीज को कुछ मानती हूँ लेकिन आप हो सकता है उस चीज को कुछ और माने, यानी कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन क्या होता है, हम कह सकते हैं मिसकंसेप्शन। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन को हम क्या बोलते हैं, मिसकंसेप्शन, यानी कि गलत धारणा, यानी कि व्यू या अंडरस्टैंडिंग जो कि हमारे साइंस से अलग हो। ठीक है, the question asks which of the following statement is scientifically correct, does not an alternative conception। यानी कि क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ये साइंटिफिकली करेक्ट है लेकिन क्या है, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन नहीं है। तो देखिए, कार्बन इज ब्लैक इन कलर, तो ये तो बेटा साइंटिफिकली करेक्ट बात है, साइंटिफिकली हमें पता है कि ये बात सही है, तो ये ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, अ केमिकल बॉन्ड इज अ लाइन बिटवीन टू एटम्स। तो बेटा आप सभी को पता है कि जब हम दो एटम्स लेते हैं और उनके बीच में उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा, हमारे उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल बॉन्ड को। तो साइंटिफिकली ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, एडिंग ऑक्सीजन इन द रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, यानी कि अगर मैं किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड करती हूँ तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। तो बेटा ये बात भी साइंटिफिकली हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कौन सी बात सही नहीं है, कौन सी बात सही नहीं है बेटा, बात कौन सी सही नहीं है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हैव सेम एटॉमिक नंबर। तो ये हमारा बेटा क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स जो होते हैं कार्बन के, उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। ओके, क्वेश्चन था कि क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन, यानी कि इनमें से कौन सी बात मिसकंसेप्शन नहीं है। ओके ओके फाइन, तो बेटा इसमें से कौन सी बात मिसकंसेप्शन नहीं है या ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन नहीं है, तो वो क्या है, दैट इज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हैव सेम एटॉमिक नंबर। ये बात बेटा साइंटिफिकली करेक्ट है लेकिन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन नहीं है बेटा, ये वाले सारे ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं कह रही हूँ दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड दो लाइन से रिप्रेजेंट करता है, बट एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता ना, कि हम एक लाइन से हम पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, बट साइंटिफिकली तो ये केमिकल बॉन्ड ऐसे नहीं होता। हमने कहा ऑक्सीजन ऐड करने पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, तो ये बात ठीक है, लेकिन दिस इज द ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बेटा, इसमें हमने ये तो नहीं कहा ना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इस तरीके से हमने कुछ नहीं बताया। ये सभी हमारे ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है, लेकिन अगर इनमें से कोई बात फैक्ट है साइंटिफिकली, वो क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हैव सेम एटॉमिक नंबर, है ना, दिस इज साइंटिफिकली ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी। इनमें से बेटा साइंटिफिक एनालॉजी कौन सी करेक्ट है? साइंटिफिक एनालॉजी का पहले मतलब समझते हैं। क्या होता है? देखिए, एनालॉजी होता है जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। एनालॉजी क्या होता है? दो चीजों को कंपेयर करना। अब कौन से बेसिस पे? साइंटिफिक बेसिस पे, जब हम और चीजों को कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो अब डिपेंड करता है ना हम किस तरीके से उसे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक। अब देखिए, पहला क्या है कि प्योर गोल्ड इज एज सॉफ्ट एज बटर। कि जो प्योर गोल्ड होता है वो क्या होता है बेटा? सॉफ्ट होता है बटर की तरह। तो ये बेटा एक सिंपल कंपैरिजन है कि प्योर गोल्ड क्या है? बटर की तरह सॉफ्ट है। फ्यूल क्या है? बर्न करता है फायर की तरह। बैटरी इज टू फ्लैश लाइट, हेडलाइट इज टू कार। तो ये कंपैरिजन ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बैटरी सोर्स है फ्लैश लाइट का, और कार के लिए हेडलाइट क्या है? एक उसका कंपोनेंट है। तो ये भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान दें कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को किससे यूज कंपेयर किया बेटा? एक सेल के पावर हाउस से। किससे कंपेयर किया है? सेल के पावर हाउस से कंपेयर करा है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक टीचर ऑर्गेनाइज करता है डिबेट न्यूक्लियर एनर्जी पे क्लास के अंदर। उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? अब डिबेट जब भी बेटा हम देखिए, जब हम कोई भी डिबेट करते हैं तो सबसे पहला क्या है? हम ये समझना चाहता है टीचर, वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि बच्चे साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का कनेक्शन को समझ सकें। ठीक है। क्या कर सके बेटा? जो टीचर है वो साइंस को, साइंस और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, इनको समझ सके। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका इसके अंदर? टू फैमिलाइज लर्नर्स विद द ग्लोबल कंसर्न। मुझे एक बात बताइए कि एक टीचर को इस बात से क्या लेना देना कि ग्लोबल मतलब टीचर्स क्या चाहेंगे? टीचर ये चाहेंगे कि आपके ग्लोबल इश्यूज क्या हैं, ग्लोबल कंसर्न क्या है, उससे फैमिलाइज करना। टू प्रमोट कंसेप्चुअल। बेटा, इसमें जब हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें हम कंसेप्चुअली क्या कर रहे हैं? मुझे ये बताओ। मुझे यहाँ पे कंसेप्चुअली क्या करना है? न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे के कंसेप्ट समझ के क्या करना है? न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में मैं पढ़ रही हूँ तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, क्या इश्यूज हैं, क्या रिलेशन है। लेकिन यहाँ इस डिबेट से मेरी कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इससे नहीं बढ़ती। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद द कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। साइंस को देखते हुए बेटा कौन सी बात सही नहीं है? फॉलोइंग वन साइंटिफिक मेथड इज श्योरली द ओनली वे टू। ये कहते हैं कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी करने के लिए एक ही साइंटिफिक मेथड हो सकता है। ये बात तो गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है। देखिए, किसी भी डिस्कवरी करने के लिए आपके मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। सो यही आंसर आपका क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बेटा, एक आपको पैराग्राफ दिया है। ठीक है। आपको इस पैराग्राफ को क्या करना है? पढ़ना है, और आपको बताना है कि इसमें साइंस का कौन सा नेचर इन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो ये कहते हैं बोर की जो थ्योरी थी एटम की, उसने एक रिवोल्यूशन लेके आए साइंस के अंदर, यानी कि एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आए। इट लेड टू द प्रोपोजिशन ऑफ स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा, जो हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की स्टेट थी उसके बारे में इन्होंने बताया, जिसमें इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रेडिएट ही नहीं करते जब वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप कौन सा इसमें नेचर पता चल रहा है साइंस का? बताइए मुझे। बताइए बेटा। देखिए, पहला क्या पता चल रहा है कि साइंस इज सब्जेक्टिव। क्या साइंस मेरा सब्जेक्टिव है? तो ये समझने के लिए कि मेरा साइंस सब्जेक्टिव है या क्या है, हमें ये समझना होगा इनका मतलब क्या है। अब मतलब भी छोड़िए, आप एक चीज बताइए, अगर मैं ये कह रही हूँ कि
क्वांटम की थ्योरी आने पे एक रेवोल्यूशन आया। तो सीधी सी बात है, इससे जो पहले मेरी थ्योरीज रही होंगी वो कैसी रही होंगी, टेंटेटिव। इससे पहले जो थ्योरी आई होंगी वो कैसी रही होगी, टेंटेटिव। इसमें बेटा कोई वैल्यू न्यूट्रल की बात नहीं कही, सब्जेक्टिव की बात नहीं कही, या सोशली कल्चरली एम्बेडेड चीजों की बात नहीं कही। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कहते हैं साइंस अंडरगोस पैराडिगम शिफ्ट। ये बात सही है बेटा, कि जो साइंस है उसके अंदर क्या आते रहते हैं बेटा, शिफ्ट्स आते रहते हैं। एग्जिस्टिंग साइंस थ्योरीज एंड लॉ में डिस्कार्ड इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। ये कहते हैं जब हमारी नई थ्योरी आती हैं तो नए एविडेंसेस आते हैं, तो जो पुरानी थ्योरीज और लॉ है उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो बेटा ये दोनों ही बातें सही हैं और इसका रीजन भी सही है। इसी वजह से तो साइंस के अंदर बेटा आपका शिफ्ट होता रहता है। याद रखिएगा, साइंस कभी भी स्टैटिक नहीं होता, इसके अंदर हमेशा क्या होता है बेटा, चेंजेस आते रहते हैं, न्यू न्यू डिस्कवरीज आती रहती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्फेसाइज्ड बाय द टीचर फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी। अगर एक टीचर बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी लाना चाहता है तो उसे किस बात पे जोर देना चाहिए। अब देखिए, पहला क्या है, एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन इंक्वायरी एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड टास्क। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, एक स्टूडेंट को हमें ऐसा टास्क देना चाहिए जिससे उसके अंदर क्या हो बेटा, वो इंक्वायरी करे, यानी कि क्वेश्चनिंग करे। क्वेश्चनिंग करेगा, डिस्कवरी करेगा, तो उसके अंदर क्या है बेटा, क्रिएटिविटी जागेगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। हाईलाइट राइट और रॉन्ग रेस्पॉन्स व्हाइल इवैल्यूएटिंग। देखिए, राइट और रॉन्ग रेस्पॉन्स देने से बच्चे के अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं जागती। सो बी ऑप्शन कैन नॉट बी योर आंसर। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू डू टास्क विदाउट एनी फियर ऑफ इवैल्यूएशन। बिल्कुल सही बात है बेटा, हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो जो भी काम कर रहे हैं बिना किसी डर के उसे करें, तभी तो उनके अंदर क्रिएटिविटी, वो अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर पाएंगे। अगर उनके अंदर डर होगा तो क्या वो अपनी क्रिएटिविटी को नर्चर कर पाएंगे, क्या वो उसको यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एनकरेजिंग लर्नर टू फाइंड राइट। देखिए, राइट आंसर ढूंढना टेक्स्ट बुक में से कभी भी बच्चे की क्रिएटिविटी को प्रमोट नहीं करता, याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ साइंस क्लास के दौरान अ टीचर शेयर्ड with her learner that credit for the invention of electric bulb is usually given to थॉमस एल्वा एडिसन। ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन हुआ था उसका जो क्रेडिट है वो थॉमस एडिसन को दिया जाता है। सेवरल अदर्स बिफोर हिम वर्कड ऑन इट। बहुत सारे लोगों ने क्या करा बेटा, इसके ऊपर काम करा, लेकिन वो क्या हो गए, फेल हो गए। What does the above remark by the teacher indicates about the science। तो जो टीचर ने जो रिमार्क दिया, ये हमें साइंस के किस स्थिति के, किस चीज के बारे में बताता है। साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। देखिए, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब दो सब्जेक्ट से रिलेटेड या दो सब्जेक्ट आपस में रिलेटेड। तो ऐसा तो हमें कुछ नहीं बताया, तो ये आंसर बेटा नहीं हो सकता। साइंस इज डायनेमिक। हाँ, ये बात सही हो सकती है कि साइंस क्या होता है बेटा, डायनेमिक होता है, यानी स्थिर नहीं होता। ठीक है। साइंस इज अ कलेक्टिव इंटरप्राइज। ये कहते हैं कि साइंस एक कलेक्टिव इंटरप्राइज है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि देखिए, पहले जो लोगों ने काम किया होगा वो उसके लिए एक बेस बना होगा एडिसन के लिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपना काम किया, तो ये मिला जुला है ना एक तरीके से सभी का। तो कलेक्टिव एंटरप्राइज सही है। साइंस प्रमोट स्केप्टिज्म। देखिए, यहाँ कोई संदेह वाकी कोई बात ही नहीं की गई, इन्होंने सीधी सी बात बोली, जो पहले लोग थे उन्होंने काम किया वो फेल हो गए, लेकिन उसके बाद जब एडिसन आए उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया। तो इसमें संदेहवाद जैसे कुछ चीज है नहीं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, व्हाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मॉडलिंग टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की बिहेवियर को जानने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं बेटा, मॉडलिंग का यूज क्यों करते हैं। मॉडलिंग होती क्या है बेटा, किसी भी एक्चुअल चीज की एक कॉपी क्रिएट करना, एक किसी भी एक्चुअल चीज का मॉडल क्रिएट करना। बिल्कुल, जो बिल्कुल आपका रियल जो मॉडल होता है ना, उसके जैसा मॉडल क्रिएट करना। तो अब ये मॉडल करते क्यों हैं, इसका यूज क्या है। मॉडलिंग डज नॉट नीड इंस्ट्रूमेंट की, उसको कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मॉडलिंग डज नॉट रिक्वायर एनी कंप्यूटर कैलकुलेशन। मॉडलिंग आर सिंपल। देखिए, सिंपल सी बात समझिए, हम मॉडल्स जो क्रिएट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो हमारे रियल सिस्टम है उसके उसको हम एनालाइज कर सके। क्या होता है, मॉडल हमारे सिंपल होते हैं एज कंपेयर टू रियल सिस्टम, लेकिन हम जब उसके बिल्कुल रियल जैसी चीज बना देते हैं तो हम जान सकते हैं कि हमारे जो रियल का
सिस्टम है, उसके अंदर कोई भी क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे आ सकती है। तो मॉडल्स हमारे सिंपलर होते हैं एनालाइज करने में। रियल सिस्टम अगर मेरे को देखिए, अगर मान लीजिए मैं क्या कर रही हूँ, कोडिंग कर रही हूँ, डाटाबेस की कोडिंग कर रही हूँ। अगर मैं रियल सिस्टम में जाके चेक करूँगी प्रॉब्लम क्या है, वो ज़्यादा ईज़ी है, या फिर रियल सिस्टम का एक मॉडल बना लूँ और उसमें चेक करूँ कि वो ज़्यादा ईज़ी है। सीधी-सी बात है, रियल सिस्टम का एक मैं मॉडल क्रिएट कर लेती हूँ, सेम डाटा मैं जनरेट कर लेती हूँ और फिर मैं उसे ज़्यादा अच्छे से चेक कर पाऊँगी ना कहाँ प्रॉब्लम है। अगर मैं लाखों के सीधा कैलकुलेशन में जाऊँगी तो क्या मैं कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी। ठीक है? सो गाइस, आपका इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन रह गया। ये कहते हैं अ टीचर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन द क्लास। एक टीचर जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है क्लास में, एंड स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उन्होंने दो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। स्टेटमेंट वन क्या है, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। स्टेटमेंट टू क्या है, ऑक्सीजन इज अ नॉन कंबस्टाइल गैस। तो हमें बताता है इनमें कौन सा ऑब्जर्वेशन है और कौन सा इन्फ्लुएंस है। बेटा ध्यान से देखो, तो आपने इन्होंने क्या बताया इसके अंदर, ऑक्सीजन का हमारे को ये बताया कि ऑक्सीजन का रिजल्ट क्या है। ऑक्सीजन एक तो कंबशन को सपोर्ट करता है, ये भी रिजल्ट है, और ऑक्सीजन नॉन कंबस्टेबल गैस है, ये भी हमारा क्या है, इन्फ्लुएंस है। सो ऑप्शन नंबर टू विल बी योर राइट आंसर। दोनों देखिए, ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं है, दोनों ही क्या है, एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, जिनसे हमें ये पता चला कि ऑक्सीजन नॉन कंबस्टिबल गैस है और ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है। सो गाइज, दिस इज ऑल। हमने एक पेपर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको इसी तरीके की और वीडियोस कवर करनी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।